नमस्कार साथियों, मैं हूं यादराम और आप देख रहे हैं IITian अकेडमी सीकर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी प्यारे दोस्तों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, अपना आज दूसरा दिन है, दूसरा डे है और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला से संबंधित मुख्य रूप से किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनकी भी हमने चर्चा की थी। आज का जो हमारा विषय है वो वर्णमाला का ही अगला भाग है और वर्णमाला में जो आगे का पोर्शन बच गया है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा देखें। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, तो सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए, तो आज हम बात कर लेते हैं वर्णमाला में आगे के भाग की, यानी वर्णमाला में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है उसकी बात कर लेते हैं पहले स्टार्ट में। तो देखिए जरा, यदि मैं वर्णमाला की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो वर्णमाला में हमने वर्णों को दो भागों में बांटा था। एक क्या था, स्वर, और दूसरा व्यंजन। दूसरा पार्ट था व्यंजन। ठीक है, इस प्रकार से हमने पूरे वर्णों को दो भागों में बांट लिया था। यानी अगर मैं वर्णों की बात करूं तो वर्णों की संख्या होती है 44। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं प्यारे दोस्त? 44। ठीक है, अगर मैं 44 में से स्वर अकेले की बात करूं तो स्वरों की संख्या 11, और यदि व्यंजन की बात करूं तो व्यंजन हिंदी में 33 होते हैं। क्लियर सी बात है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 11 और 33 मिलाकर के पूरे वर्णों की संख्या 44 होती है। वर्णों की संख्या 44 होती है मित्रों, जबकि वर्णों के प्रकार दो होते हैं, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। प्रश्न हमारे सामने कैसे भी बन सकता है। यदि आपके सामने प्रश्न दिया हो कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा प्यारे दोस्त? कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 44 होती है वर्णों की संख्या। जबकि अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जाए, आपके सामने प्रश्न इस प्रकार से हो कि वर्णों को कितने भेदों में या कितने भागों में बांटा जा सकता है, या वर्ण, यहां पर मैं एक बार आपको दोबारा से बता रहा हूं, आपके सामने दूसरे प्रकार से प्रश्न यो हो कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रश्न ये हो तो आपका उत्तर होगा 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं प्यारे दोस्त? एक तो है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। ठीक है, एक तो आपका स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क्लियर है? ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम पता करते हैं कि और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, हमने स्वर की हम चर्चा कर रहे थे। स्वर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया था माय डियर? स्वर को हमने 2 भागों में बांट लिया था। एक पहला जो भाग था लघु स्वर। लघु स्वर को आप क्या भी कह सकते हैं? मूल स्वर भी कह सकते हैं, मूल स्वर। और इसी को आप ह्रस्व स्वर भी कहा जा सकता है, या ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, दूसरा जो भाग है स्वरों का, यानी दूसरा भेद है, उसमें आप नाम लेंगे दीर्घ स्वर का, या दीर्घ स्वर के स्थान पर आप गुरु स्वर भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो 2 भेद हो गए स्वरों के, एक लघु, दूसरा दीर्घ, या पहला मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा गुरु स्वर। ठीक है, अब मूल स्वर या लघु स्वरों की संख्या होती है, आपके सामने मैंने कल भी चर्चा करी थी, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? मैं एक बार रैंडमली आपको अवगत करा रहा हूं पिछली क्लास से। पिछली क्लास का रिवीज कर रहे हैं क्विकली, जल्दी। तो 4 होते हैं, और 4 कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, उ होता है और री। ये 4 तो होते हैं लघु स्वर हिंदी में। और यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्त दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की, तो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर में
टोटल होते हैं, यानी कुल दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7, और 7 में कौन कौन से होते हैं जो बच गए हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, तो ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक, अब बात कर रहे थे हम कि दीर्घ स्वरों को भी कुछ पार्ट में हम डिवाइड करते हैं माय डियर। दीर्घ स्वरों को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। तो दीर्घ स्वरों में 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो मुख्य दीर्घ स्वर, यानी इसके लिए आप यही शब्द काम में लेंगे, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर, मुख्य रूप से दीर्घ स्वर तो बच्चों 3 ही है। और वो 3 कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग के ये 3 है। ठीक है, जरा ध्यान देंगे आप, ये स्टार्टिंग के 3 कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं आपको। ये स्टार्टिंग के जो 3 स्वर आपको दिख रहे हैं, ये तो है क्या? ये तो है आपके मुख्य रूप से दीर्घ स्वर। अगर मैं बात करूं संयुक्त स्वर की, तो ये जो आपके हैं ये संयुक्त स्वर है। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। अब इन संयुक्त स्वर की समझते हैं इनको कि ये किस किस से मिलकर बने हैं। चलिए मैं आगे का एक बार आगे बढ़ता हूं। तो आगे बढ़कर हम बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन संयुक्त स्वर की। किसकी? संयुक्त स्वर की। देखिए, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से और किस प्रकार से ये बनते हैं, इनकी बात हम कर लेते हैं। ये होते हैं टोटल बच्चों 4। कितने होते हैं? 4। तो पहला ए, दूसरा आई, तीसरा ओ और औ। ठीक है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए किस किस से मिलकर बना होता है? ए या आ के साथ यदि ई मिल जाए प्यारे दोस्त, तो ए का निर्माण होता है। और यदि ए या आ के साथ कौन मिल जाए? ए मिल जाए तो आई बनता है। यदि मैं ओ की बात करूं तो ए या आ के साथ उ मिल जाए तो क्या बनता है? ओ बनता है। और यदि औ की बात करें तो ए या आ के साथ अगर ओ योगित होता है या संयुक्त होता है तो फिर औ का निर्माण होता है। क्लियर हो गई ये बात? बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो संयुक्त स्वर ये 4 होते हैं। अब हम इससे आगे की बात करेंगे। इतनी बात हम कल कर चुके थे, तो आज की क्लास का प्रारंभ आप यहीं से मानिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यदि अब मैं बात करूं आपके साथ में, तो आज हमारा जो सेशन है वो है उच्चारण स्थान, यानी स्वरों के उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णमाला में हम पढ़ रहे हैं स्वर और स्वरों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ठीक है, अब स्वरों के उच्चारण स्थान कहां कहां से कौन कौन सा स्वर उच्चारित किया जाता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले बच्चों ये तो पता ही है आप सबको कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और वो 11 स्वर हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम बात भी करेंगे। तो चलिए मैं इनको एक बार लिख देता हूं। एक तो ए, आ, ई, ए, ओ, रे, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर मैंने लिख दिए हैं। अब 11 स्वरों का उच्चारण स्थान हमें याद करना है। तो कैसे याद करेंगे हम? बहुत ही आसान है। पहले तो आप अपने जहन से एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ले, एक बात जहन में बिठा ले कि स्वरों का उच्चारण स्थान याद करने के लिए हमें 11 स्थान याद नहीं करने हैं। उनमें से आपको 2, 3, 4 स्थान याद करने हैं। सभी स्वर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए मैं याद करा देता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे। यदि आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं इस क्लास को तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे। देखो, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, यहां तक की यदि हम बात करें
तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि ए और आ का उच्चारण स्थान दो में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं प्यारे दोस्त। कितने कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में बांट लेते हैं। देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं ए और आ की, फिर बात करूं ई और ई की, ऊ रे अकेला रहेगा, रे अकेला ही रहेगा, ए आई, और अगर मैं बात करूं ओ औ, तो यहां पर देखिए कितने जोड़े बन गए अपने पास में, 1 2 3 4 5 6। अभी भी हमें ध्यान रखना है कि हमें 6 स्थान याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत आसानी से समझना है। यदि हमें ए आ का उच्चारण करना है तो प्यारे दोस्तों ये हमारे बोले जाते हैं कंठ से। कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। इसीलिए इन स्वर व्यंजन वर्णों को आप क्या कहेंगे? कंठे कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे दोस्त? कंठे कहेंगे, ठीक है। तो आपके सामने सवाल कैसे होगा उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ए और आ कहां से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ए आ कहां से उच्चारित किए जाते हैं प्यारे दोस्त? कंठ से। देखो अगर हम स्वरों में वर्णों में से ए आ को निकाल देंगे तो बताओ क्या वर्णमाला जिंदा रहेगी? नहीं। यदि हम हमारा कंठ निकाल दें शरीर में से तो क्या इंसान जिंदा रहेगा? नहीं। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये कंठे हैं। ए आ जहां से शुरुआत होती है वो कंठ ही है, यानी हमारी वर्णमाला की शुरुआत कहां से हो रही है? ए और आ से शुरुआत हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए इन वर्णों को कंठे वर्ण कहा जाता है, ठीक। चलिए यदि मैं कंठ के बाद सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करूं या फिर महत्वपूर्ण चीज की बात करूं तो ई और ई दोनों कहां से बोले जाते हैं? कोमल तालु से बोले जाते हैं। कोमल तालु से बोले जाते हैं प्यारे दोस्तों, और इसीलिए इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तालव्य कहा जाता है। क्लियर है? ई का उच्चारण स्थान क्या बोलोगे? क्या बताओगे? तालव्य या तालु, ठीक। अगर मैं ऊ की बात करूं, किसकी बात करूं? ऊ की बात करूं, ये मैं दोबारा से आपके सामने ले आता हूं, ठीक है। यहां पर अगर मैं ऊ की बात करूं तो ऊ देखो जैसे ही हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ, हमारे लिप्स है वो वृत्ताकार हो जाते हैं। हमारे होठ फूकड़ी की तरह बन जाते हैं, यूं भी कह सकते हैं आप, एकदम गोल वृत्ताकार हो जाते हैं हमारे होठ। या होठों को बिना हिलाए क्या आप ऊ का उच्चारण कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, संभव नहीं है। अगर मैं होठ नहीं हिलाऊं तो आप ऊ नहीं बोल सकते। अगर आप होठ नहीं हिलाओगे तो ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते। तो ऊ का उच्चारण आप कहेंगे होठों से होता है, इसलिए इनको कहा जाता है ओष्ठ। क्या कहा जाता है? ओष्ठ। और इसीलिए इन वर्णों को प्यारे दोस्त ओष्ठे कहा जाता है। ओष्ठे कहा जाता है। रे अकेला है और रे अकेला होने के कारण इसको आप यो गोल राउंड में बंद कर लेंगे और इसको अलग से पढ़ना है। रे का उच्चारण करते हैं हम पूरे मुंह, हमारा पूरे मुंह का प्रत्येक अंग काम करता है। आप उच्चारित करके देख सकते हैं। रे बोलते हैं तो पूरे चेहरे में वाइब्रेशन होता है। पूरे चेहरे में वाइब्रेशन होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? मूर्धा, यानी पूरे मुख का प्रयोग होता है। तो ये मूर्धा है और इसीलिए रे को मूर्धन्य कहा जाता है। मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। ए आई की बात की जाए तो अब हमें देखो इतने ही याद करने हैं। देखिए यदि मैं आपको कहूं कि ए और आ कंठ से बोले जाते हैं, ए और ई तालु से बोले जाते हैं, तो एक बात बताओ दोस्तों, ये आपको ये बात मैंने बताई थी कि ए आई का निर्माण कैसे होता है? ए और ई से मिलकर होता है ना। तो ए कहां से बोला जाता है बताओ बच्चों? ए कहां से बोला जाता है? बोलो। ए तो बोला जाता था कंठ से, ठीक है। ए किससे बोला जाता था? कंठ से, ठीक। और प्लस में ई कहां से बोली जाती थी? तालु से। ई कहां से बोल रहे थे हम? तालु से। तो ए और आई दोनों किस किस से मिलकर बने हैं? इधर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। इन दोनों का निर्माण हुआ किस किस से है? ए और ई से।
ए और ई से। ए का उच्चारण स्थान आप देख रहे हैं यहां पर कंठ है, ई का उच्चारण स्थान आप देख रहे हैं तालु है। ठीक, तो कंठ और तालु के योग से ही इनका क्या होगा, उच्चारण होगा, आई, ए आई। तो कंठ और तालु, इसीलिए इन वर्णों को कंठ तालव्य कहा जाता है। कंठ तालव्य कहा जाता है। ठीक है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वर्णों को पहचानिए, ए आई। ठीक है, मैं प्रश्नों पर भी ले चलूंगा आपको। वैसे ही, जस्ट वैसे ही जैसे हमने ए आई को देखा है, वैसे ही हमें क्या देखना है, ओ औ देखना है। तो ओ औ का निर्माण कैसे हुआ था बताओ? ओ औ का निर्माण हुआ था, एक तो कौन था मेरे दोस्त, ए था, और एक कौन था, ऊ था। तो ए का उच्चारण स्थान बताओ क्या है, कंठ है माय डियर, कंठ। और कंठ के साथ में ऊ कहां से उच्चारित किया हमने, ऊ हमने उच्चारित किया था ओष्ठ से, ओष्ठ से। ठीक, तो कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने के कारण इन वर्णों को क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ कहा जाता है, कंठोष्ठ। ठीक, तो ये कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ वर्ण है, आप कंठोष्ठ कह सकते हैं। तो क्लियर हो गई होगी ये बात, बहुत अच्छे से देखना। सभी स्वरों का उच्चारण स्थान आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ए आ कंठ से बोले जाते हैं, ई तालु से बोले जाते हैं, ऊ ओष्ठ, री मूर्धा, ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ। क्लियर है क्या सबको? एक बात बताओ, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि ये बात बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है हिंदी को पढ़ना, बहुत ही आसान है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, मन के साथ पढ़ें, तो बहुत आसान है हिंदी को पढ़ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं और आगे की बात कर लेते हैं। तो ये एक बार ये बताओ, मैं रिपीट कर देता हूं, फटाफट से रिपीट कर रहा हूं, जरा सुन लीजिएगा। यदि मैं बात करूं ए आ की, तो कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए उनका उच्चारण स्थान कंठे है, या इनको कंठे कहते हैं। ए का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इनको तालव्य कहते हैं। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी होठों से ही बोले जाते हैं, इसलिए इनको ओष्ठे कहा जाता है। रे का उच्चारण करते समय पूरा मृधा कंपित होता है, कंपित होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। ए आई की बात करें तो कंठ तालव्य, और अब की बात करें तो कंठ ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। क्लियर है? ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए इसके 2-3 प्रश्न करके देख लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम स्वरों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर प्रश्न नंबर हमारा है पहला, ठीक है। और प्रश्न नंबर पहला ये कहता है कि निम्न में से मूर्धन्य वर्ण को छांटिए। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। निम्न में से मूर्धन्य वर्ण को छांटिए। पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा। पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने बच्चों? पहला ऑप्शन है आपके सामने ए, और ए ऑप्शन है आपके सामने आ, बे ऑप्शन है आपके सामने ऊ, से ऑप्शन है आपके सामने री, और द ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसमें से सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका से। राइट आंसर से। सही उत्तर क्या होगा प्यारे दोस्तों? से, यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाला या मूर्धन्य वर्ण जो है, मूर्धन्य को छांटिए। निम्न में से मूर्धन्य को छांट देंगे आप आराम से, री मूर्धन्य है। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए, किस टाइप का प्रश्न आ जाए प्यारे दोस्त? अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कंठ तालव्य वर्ण
कौन से हैं, कौन से हैं, निम्न में से कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं। ठीक है, कंठ तालव्य कौन से हैं। तो यहां पर देखना ऑप्शन नंबर ए आपके सामने आ गया है। अगर मैं बात करूं यहां पर ऑप्शन ए की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने यानी ए ऑप्शन है आपके सामने ए और आ। बे ऑप्शन रहेगा आपके सामने ए और से ऑप्शन रहेगा आपके सामने ऊ और द ऑप्शन रहेगा आपके सामने ए और आई। तो बताओ इनमें से सही उत्तर क्या होगा डियर। सही उत्तर आपका होगा ए आई, क्योंकि ए आई का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ और तालु से होता है। आपको मैंने बता ही दिया। क्लियर है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी स्वरों से संबंधित, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन पर चलते हैं और व्यंजन से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यदि मैं बात करूं व्यंजन की, तो यहां पर अब हम व्यंजन की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर व्यंजन क्या होते हैं। तो ये व्यंजन और स्वर वर्णमाला का ही पार्ट है, लेकिन व्यंजन कहा किसे जाता है, तो परिभाषा। परिभाषा क्या क्या होती है या परिभाषा क्या होती है व्यंजन की, व्यंजन किसे कहेंगे, तो देखिएगा जरा। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता आवश्यक है। स्वरों की सहायता आवश्यक है प्यारे दोस्तों। इसमें ये जरूर ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जाए कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे वर्ण है तो वर्ण ही, लेकिन वर्णों में वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में या जिनको बोलते समय हमें स्वरों की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने बात भी करी थी कल, जैसे मैं बात करूं तो यदि मैं क का उच्चारण करूं, यदि मैं ख का उच्चारण करूं, यदि मैं पै का उच्चारण करूं, यदि मैं रे का उच्चारण करूं, यदि मैं से का उच्चारण करूं, अगर मैं इनका उच्चारण करूं तो बताओ कै के साथ में कौन बोला जा रहा है, कै ए बोला जा रहा है। यदि मैं बात करूं ख की, तो ख के साथ में कौन बोला जा रहा है, ए के बिना ख अधूरा है यानी हलंत रहेगा। और यदि बात करें पै की, तो पै के उच्चारण में हमें ए की आवश्यकता होती है। ऐसे ही रे में भी ए मिला हुआ है और से में भी ए मिला हुआ है प्यारे दोस्तों। तो ये क्लियर हो गई होगी आपको। कै के उच्चारण में भी, रे के उच्चारण में भी, पै के उच्चारण में, ख सब के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है और ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर परिभाषा की बात हो गई है डियर, और परिभाषा के बाद में हम व्यंजन सभी व्यंजन लिख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं। उन व्यंजनों की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी, पहले तो ये बताओ यार आपको बताया था मैंने कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। वर्णों की संख्या मत बता देना, मैं व्यंजनों की संख्या पूछ रहा हूं। टोटल हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं ये पूछ रहा हूं। तो टोटल हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं यहां पर व्यंजनों की संख्या की, तो कुल व्यंजनों की संख्या, व्यंजन कुल तो होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। अब हमें यहां पर लिख लेना है और व्यंजन बहुत ही अच्छे से लिखना है, ठीक है। फिर इनका उच्चारण स्थान भी हम देख लेंगे लगे हाथ। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं व्यंजनों की, तो क, ख, ग,
घ और ङ। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक पंक्ति में, एक वर्ग में केवल 5 ही व्यंजन समाहित होते हैं, यानी 5 ही व्यंजन आते हैं। अगर मैं इसके आगे च, छ, ज, झ, य लिख दूं तो वो गलत ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि यार अब सर हमें क पढ़ा रहे हैं या फिर पहली कक्षा वाली बातें बता रहे हैं। बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो यहाँ से बनते भी हैं और हम अपना आकलन भी कर लें। हो सकता है अपन को ये गणना भी ठीक तरीके से नहीं आते हो। चलिए खैर, ये तो आते ही होंगे सबको। फिर मैं बात करता हूं च, छ, ज, झ और य। ठीक, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर 5 ही होने चाहिए। फिर आपके सामने ट, ठ, ड। ये ड है, ये 2 प्रकार से लिखा जाता है प्यारे दोस्तों, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, एक तो नीचे नुक्ता चिन्ह होता है, एक के नीचे नहीं होता है। तो 2 प्रकार से काम में आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर बात करें ढ, ये भी 2 प्रकार से होता है। ढ 2 प्रकार से कैसे होता है जरा मैं बता देता हूं आपको। ढ, एक के नीचे नुक्ता चिन्ह है, एक के नीचे नहीं है और लास्ट में है आपका अन। तो यहां पर इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक, य, र, ल, व। अब बहुत सारे बच्चे जो रीट की तैयारी कर रहे होते हैं उन बच्चों को काफी सारी यहाँ पर समस्या आती है कि संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में ऐसे होता है प्यारे बच्चों, संस्कृत में होता है य, व, र, ल। ठीक है, तो इस ऑर्डर को हिंदी में याद रखने के लिए आपको य, र, ल, व याद रखना है और संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में ये होता है। संस्कृत में इसको य, व, र और ल इस ऑर्डर में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये संस्कृत का मामला है, ये एक अलग मामला है। तो ये आपको नहीं ध्यान में रखना है। आपको हिंदी में अगर याद रखना है तो क्या याद रखोगे, बताओ क्या याद रखोगे, य, र, ल, व। ठीक, अगर मैं बात करूं स, श, श की तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं स, श, श और है। ठीक, ये लो जी आपके सामने हो गया है। तो ये आपके कितने हो गए हैं पहले तो काउंट करिएगा एक बार। तो मैं काउंट करा देता हूं आपको। देखिए 5 5 5 बेटा ये 5 ही हैं, आप इसको 7 नहीं काउंट करें क्योंकि ये तो एक के ही 2 प्रकार हैं, तो ये एक ही काउंट होगा। ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, तो 5 ही हैं। क्लियर है ये बात। और फिर यदि मैं बात करूं तो 5, फिर यदि बात करूं तो 5, फिर यदि मैं इसकी बात करूं तो 4, यदि मैं यहां पर लिखूं तो 4। तो बताइए कितने हो गए, 5 5 10 15 20 25, 25 और 8 33। तो इसका मतलब हमने सही पढ़ लिया है। जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 है और 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इन व्यंजनों को क्या कहते हैं और किस प्रकार से इनका नाम रखा हुआ है। तो देखिएगा, पहले तो इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं हम। तो उच्चारण स्थान हमें देखने की जरूरत है केवल 25 तक। ठीक है, कहां तक देखने की जरूरत है, 25 तक। फिर लास्ट में हम बात करते रहेंगे। और यहां पर यदि मैं रैंडमली लिख करके बताऊं आपको तो जरा देखेंगे कि कौन कौन से उच्चारण स्थान यहां पर पूछे जाते हैं। आपको देखिएगा, क पूरा का पूरा जो वर्ग है क, ख, ग, घ, ङ, ये पूरा का पूरा वर्ग कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। बताओ, कंठ से ये बोला जाता है, पहले भी बात हुई है अपने बीच में, कंठ से बोला जाता है। कंठ से क वर्ग तो बोला ही जाता है,
इसके लिए बेटा आपको ये याद रखना है क वर्ग, क वर्ग, ये पूरा का पूरा क वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। फिर यदि मैं बात करूं इसकी च छ ज झ य, तो ये बोला जाता है आपका तालु से। सर स्वर में भी ऐसा ही था, तो ये च वर्ग जो है वो आपका बोला जाता है तालु से। ठीक, अगर मैं ट वर्ग की बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ट वर्ग जो है वो आपका बोला जाता है मूर्धा से, मूर्धा, मूर्धा से बोला जाता है। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ट वर्ग कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं त वर्ग की बात करूं तो त, देखो जिह्वा आपकी कहां टच कर रही है? दांतों को, तो ये दंते है, दंते। तो यहां पर याद रखना है कि दंते जो है वो कौन सा वर्ग है? त वर्ग है। त वर्ग का मतलब त की लाइन वाले सभी वर्ण, त वर्ग। ठीक, और यदि मैं प वर्ग की बात करूं तो प बिना होठों को हिलाए आप नहीं उच्चारित कर सकते, तो यहां पर लिख सकते हैं कि प वर्ग जो है वो ओष्ठे है, ओष्ठे है, प वर्ग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ करके हम बात कर लेते हैं य र ल व स श श है, ये सब कहां से बोले जाते हैं इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा खुल करके डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यदि मैं क वर्ग की बात करूं, अब मैं सभी को ले रहा हूं, स्वर व्यंजन सभी को ले रहा हूं, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थानों के उच्चारण स्थान सभी का जान लेते हैं कि कौन कौन सा स्वर कहां से बोला जाता है और कौन कौन सा व्यंजन कहां से बोला जाता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ठीक, उच्चारण स्थान देखिए, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग के साथ में ए और आ, और ए आ के साथ में आपका, ए आ के साथ में देखिएगा क वर्ग है, क वर्ग के साथ में ए आ है, और ए आ के साथ में आपका कौन सा, ये मैं यहां पर डिलीट कर दे रहा हूं इस चीज को। ठीक है, देखिएगा क वर्ग है, क वर्ग के साथ में ए आ है, और ये सब के सब कहां से बोले जाते हैं? एक है भी आप लगा सकते हैं, है भी कंठ से बोला जाता है। तो यहां पर ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, प्लस में है, ये भी कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों च वर्ग की, तो च वर्ग देखना एक साथ लिख रहा हूं मैं, च वर्ग, च वर्ग के साथ में ई और साथ में ये वाला से, और साथ में य। ठीक है, ये कहां से बोले जाते हैं? ये सब के सब तालु से बोले जाते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये तो कंठ से बोले जाते हैं, कंठ, और ये तालु से, तालु से। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके लिए ट वर्ग की, ट वर्ग कहां से बोला जाता है? ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग पूरा का पूरा, और ट वर्ग के साथ में र, और अगर मैं री की बात करूं तो री, और यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्तों तो ये वाला आपका से।
ये वाला कौन सा वाला, षटकोण वाला श, ये सब के सब कहां से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इन सभी को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपके लिए तय वर्ग की, तय वर्ग, तो तय वर्ग के साथ में ये कहां से बोला जाता है, दंते। तो दंते और कौन है, दंते एक स है बस। ठीक है, और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये दांत से बोले जाते हैं, इसलिए इनको दंते कहा जाता है। अगर मैं बात करूं बच्चों पै वर्ग की, पै वर्ग की, तो पै वर्ग में आपका, पै वर्ग में और कौन आएगा, एक तो पै वर्ग आ गया और आ गया आपका ऊ और ऊ, यानी होठों से कौन कौन बोले जाते हैं, पै वर्ग पूरा का पूरा और ऊ ऊ बोले जाते हैं, और आपका वह भी होठों से ही उच्चारित होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप ओष्ठे, क्या लिख सकते हैं, ओष्ठे। ठीक है, तो ये बात हो गई है। देखो इसमें हमने सब कुछ समाहित कर लिया है, कर लिया है। देखिएगा यहां पर कै वर्ग पूरा का पूरा, ए आ और है सबके सब कंठ से उच्चारित होते हैं। चै वर्ग पूरा का पूरा, ई और से और ये तालु से बोले जाते हैं। टै वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, रै भी मूर्धा से बोला जाता है। रै वैसे आप कहेंगे प्रकंपित वर्ण है, लेकिन रै को आप मूर्धन्य रख कह सकते हैं। साथ में री और से ये भी मूर्धन्य है। तय वर्ग पूरा का पूरा और तय वर्ग के साथ में दंत से आ जाता है, तो यह सब के सब दांत से बोले जाते हैं, यानी दंत को जिह्वा टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इसको, इन सबको क्या बोलते हैं, दंते बोलते हैं। तय वर्ग और ऊ और वै, इन सबको हम कहते हैं ओष्ठे। क्लियर है ये बात सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर अब हम बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो पूछा जाता है कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, व्यंजन की बात कर रहे हैं और व्यंजन में हम स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन की हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पे देखना, कै से लेकर के, कै से मैं तक, कहां तक, कै से और मैं तक, सभी 25 के 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25, संख्या कितनी है, 25। देखो कैसे 25 है, क ख पूरा का पूरा कै वर्ग है, फिर च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। प वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसका नाम है मैं। ठीक है, वो क्या है, मैं। तो कैसे लेकर के मैं तक के सभी वर्ण, सभी व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्तों ऊष्म व्यंजन की, या फिर मैं बात करूं ऊष्म व्यंजन, आपके सामने दिया हो कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ठीक, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा। से, से और से, ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। स ये ऊष्म व्यंजन है, जरा ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो आपके सामने अगर आ जाए, क्या आ जाए, ऊष्म व्यंजन आ गया। अगर आपके सामने आ जाए कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, सॉरी, पार्श
पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ठीक है, ये रे यहां पर नहीं आएगा बेटा, ये पार्श्विक में ठीक से लिख देता हूं, ऐसे नहीं आएगा, पार से आधा होगा और ये ऐसे लिखा जाता है पार्श्विक। ठीक, तो पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं या कौन से व्यंजन को आप पार्श्विक व्यंजन कहते हैं? देखिए, पार्श्विक व्यंजन आपका है ल। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? जब ल का उच्चारण करते हो आप तो हवा, वायु प्राण बाहर आने के बजाय अंदर जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। यदि मैं बात करूं दोस्त यहां पर लुंठित वर्ण की, लुंठित वर्ण की या व्यंजन की, तो लुंठित व्यंजन कौन सा है इनमें से? लुंठित व्यंजन है र। कौन सा है? र। यदि मैं बात करूं प्रकंपित वर्ण की, प्रकंपित व्यंजन की, तो प्रकंपित व्यंजन कौन सा है पूछा जाता है? प्रकंपित व्यंजन भी आपका र ही है। ठीक है, यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे आप। क्लियर हो गई होगी ये बात। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर के मैं तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। उष्म व्यंजन कितने होते हैं? स। और आप उष्म व्यंजन में आप किसी भी कंसिडर कर सकते हो, है को भी कर सकते हो, उष्म व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, और पार्श्विक व्यंजनों की संख्या 1 है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। लुंठित व्यंजन र और प्रकंपित व्यंजन भी र है। ठीक है, अगर मैं कुछ और विशेषताओं की बात करूं व्यंजनों की, तो कुछ और व्यंजनों की विशेषताओं में हम बात कर सकते हैं ताड़न जात, ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन कौन सा है? र। ताड़न जात व्यंजन कौन सा है? र। ठीक है, ये भी र है। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त वर्ण की बात करूं तो उत्क्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं आपके, एक तो ढ और एक होता है आपका, एक होता है ढ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, एक तो नुक्ता चिन्ह युक्त और एक नुक्ता चिन्ह मुक्त। तो ध्यान रखिएगा, उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या 2 है। उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या 2 है। ये क्लियर है? आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो देखो एक बार रिवाइज करिएगा मेरे साथ। मैं यदि आपको कहूं कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन को छांटिए, तो कैसे लेकर के मैं तक के कोई सा भी व्यंजन हो आपके सामने उसका आप चयन कर सकते हैं, आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं उसमें व्यंजन कौन सा है निम्न में से बताइए, तो आपको बताना होगा स है। ठीक, यदि पार्श्विक व्यंजन की बात हो तो ल, यदि लुंठित व्यंजन की बात हो र, प्रकंपित की बात हो र, ताड़न जात की बात हो र, उत्क्षिप्त वर्णों की बात हो, उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या 2 होती है, ढ और ढ होते हैं। ठीक है, और इन्हीं का दूसरा नाम है प्यारे दोस्तों, यहां पर नीचे दिया हुआ आपके सामने आ जाए, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? हिंदी में द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो याद रखना द्विगुण व्यंजनों की संख्या भी 2 ही है प्यारे दोस्तों। द्विगुण व्यंजन भी कितने हैं? द्विगुण व्यंजन भी 2 ही है। कौन से हैं ये? ढ और ड। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनको उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये, तो इन वर्णों के उच्चारण में उत यानी उठना और क्षिप्त यानी नीचे आना, उत यानी उठना और क्षिप्त यानी नीचे आना या छिप जाना। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि ड और ढ जब आप बोलते हो तो आपकी जिह्वा पहले ऊपर उठती है और फिर उसके बाद में नीचे आती है। इसे अंग्रेजी में स्नेक हुड सिस्टम कहा जाता है। जैसे सांप चलता चलता पहले ऊपर उठता है फिर नीचे फन को नीचे करता है, मतलब स्नेक हुड सिस्टम, सांप के फन वाला तरीका कह सकते हैं आप। यहां पर कह सकते हैं उत्क्षिप्त कह सकते हैं। तो देखिए आप बोल करके देखिए,
तो पहले जिह्वा ऊपर गई, तालु को टच कर रही है, फिर नीचे आ रही है, ठीक है। तो ऐसे वर्णों को बोलने में हमारी जिह्वा पहले ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है, तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त कहा जाता है। अब इनको द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन इसलिए कहा जाता है माय डियर, क्योंकि ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन दो प्रकार से काम में आते हैं, दो प्रकार से काम में आते हैं। कैसे दो प्रकार से काम में आते हैं? जब हम लिखते हैं ढोलक, ढोलक, तो हमें यहां पर नुक्ता चिन्ह लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हमारा ये जो शब्द है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं डमरू, अगर हम डमरू लिख रहे हैं तो यहां पर नुक्ता चिन्ह नहीं लगाना चाहिए हमें, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं यहां पे डफ, क्या लिख रहे हैं? डफ लिख रहे हैं बेटा, डफ। अगर मैं नीचे नुक्ता चिन्ह लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। अगर मैं लिखूं यहां पे डाई, अगर मैं इसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन एक तो ये प्रकार हो गया इनका, एक तो इस प्रकार से ये एक गुण तो इनका ये है, जब इनके नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं प्रयोगित किया जाता और शब्द में काम में लिया जाता है। लेकिन इनका जो दूसरा तरीका है वो क्या है, देखिएगा। यदि मैं लिखूं बच्चों पढ़ाई, तो बताओ मुझे, अगर मैं पढ़ाई में नुक्ता चिन्ह नीचे नहीं लग, जो नीचे आप ये बिंदु देख रहे हैं इसको बिंदु नहीं कहेंगे हिंदी में, इसे नुक्ता चिन्ह कहा जाता है। सुन लीजिएगा, नुक्ता चिन्ह कहा जाता है। तो यहां पर आपके सामने मान लीजिए प्रश्न आ गया कि नुक्ता चिन्ह किसे कहते हैं, तो जो ये ढ और ड है, इनके नीचे जो बिंदी प्रयोगित करते हैं आप, इसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा, जब हम लिखते हैं पढ़ाई, तो पढ़ाई लिखते हैं तो हमें नीचे नुक्ता चिन्ह प्रयोगित करना अपेक्षित हो जाता है, यानी लगाना ही जरूरी हो जाता है, लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा शब्द गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूं लड़की, अब बताओ ये शब्द शुद्ध है क्या? ये शब्द शुद्ध कैसे हो गया यार? ये तो लड़की हो गया, जबकि हमें लिखना था लड़की, ठीक है, लड़की लिखना था। तो लड़की लिखने के लिए हमें नुक्ता चिन्ह प्रयोगित करना ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम काम में ले रहे हैं। दो प्रकार से काम में आने के कारण इन वर्णों को क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो यहां तक की क्लास आपको समझ में आई होगी सभी प्यारे दोस्तों को। चलिए, इसी से संबंधित एक वर्णमाला से संबंधित एक अंतिम और आखिरी क्लास और होगी वर्णमाला से संबंधित। बाकी तो पूरी की पूरी हिंदी जो है, हिंदी व्याकरण जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। कोई चीज आपको यदि समझ में नहीं आ रही है, आप हमें एक बार नहीं जितनी बार आप चाहें वो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं और उसका हम उत्तर देने की भरपूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप सभी प्यारे बंधुओं का, आप सभी प्यारे दोस्तों का प्यार बना रहे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आने वाली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।